नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहन की अत्यधिक दखलंदाजी भाई का घर उजाड़ सकती है। रीति एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसने बीकॉम तक पढ़ाई की थी। उसके परिवार में उसके माता-पिता और बड़े भाई रोहित थे, जिनकी शादी हो चुकी थी। अब रीति के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे। कुछ लड़के रीति को और उसके परिवार वालों को पसंद नहीं आ रहे थे, तो कुछ ने रीति को रिजेक्ट कर दिया था। देखते देखते साल भर गुजर गया। आखिरकार मिस्टर मित्तल के बेटे ऋषि से मिलने के बाद हरीश जी की तलाश पूरी हुई, क्योंकि लड़का लाखों में एक था। गुणवत्ता और समझदारी में भी उसका कोई मुकाबला ही नहीं। पढ़ा लिखा तो था ही, साथ साथ हर काम में दक्ष और निपुण। रीति के पिता का मानना था कि भगवान तकदीर से छीन सकते हैं, लेकिन हाथ का हुनर और विद्या नहीं। अगर बुरा वक्त भी आ जाए तो हमारी बेटी को खाने और पहनने की कभी तकलीफ नहीं होगी। लड़के वालों को भी रीति एक नज़र में पसंद आ गई। दोनों परिवारों ने बातचीत करके पंडित से मुहूर्त निकलवाकर बात आगे बढ़ाने का तय किया। तब तक लड़की के पिता हरीश जी और भाई रोहित ने लड़के की छानबीन भी कर ली। छानबीन में सब कुछ ठीक ही था। लड़के को किसी प्रकार के नशे की भी कोई लत नहीं थी। बस एक ही समस्या थी कि घर में लड़की की शादीशुदा बहन की बहुत चलती थी। यह बात आस पड़ोस से पूछने के बाद मालूम हुई। क्योंकि लड़के की मां नहीं थी, इसलिए घर के कोई भी अहम डिसीजन विशंबरनाथ जी अपनी बेटी से पूछ कर ही लेते। पर यह बात लड़की वालों को इतनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं लगी। पूरी तसल्ली के बाद उन्होंने पंडित से मुहूर्त निकलवाकर लड़के वालों को फ़ोन कर दिया और दोनों की सगाई कर दी। ठीक 1 महीने बाद शादी थी। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट गए। लड़की के पिता और भाई ने उसके दहेज में कोई कमी नहीं रखी। फ्रिज, टीवी, पलंग, अलमारी, वॉशिंग मशीन सब कुछ दिया। अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर किया। लड़के वालों ने भी अपने होने वाली बहू के लिए उसके मनपसंद गहने और कपड़े लिए। शादी खूब धूम धड़ाका हुआ, क्योंकि लड़के वाले और लड़की वालों के खानदान में फिलहाल यह आखिरी शादी थी। हरीश जी ने जो भी दहेज का सामान दिया उस दिन तो लड़के वालों ने रख लिया, लेकिन दूसरे दिन ही लड़के की बहन ने कहा, वॉशिंग मशीन आई है वो ठीक है, लेकिन कपड़े तुम्हें हाथ से ही धोने पड़ेंगे। अभी रीति के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उसकी ननद ने यह फरमान जारी कर दिया। ससुर जी ने भी अपनी बेटी की बात का समर्थन किया। कितने सपने, कितने अरमान लेकर रीति अपने ससुराल आई थी, पर पहले ही दिन उसके अरमान टूट गए। वह मन ही मन सोचने लगी कि अभी तो ससुराल में कदम रखा ही नहीं कि दीदी की दखलंदाजी शुरू हो गई। इसी तरह चला तो मैं कैसे अपना जीवन निर्वाह करूंगी। आज रीति की ससुराल में पहली रसोई की रस्म थी, तो उसने अपने ससुर जी से पूछा, पापा जी मीठे में क्या बनाऊं, क्योंकि उसकी सास तो थी नहीं। तब भी ननद तपाक से बोली, तुम दाल का हलवा बना लो। रीति को गुस्सा तो इतनी जोर से आया, लेकिन फिर भी वह खून का घूंट पीकर चुपचाप चली गई और दाल का हलवा बनाने लगी। सबने हलवा खाया और उसकी बहुत तारीफ की। ससुर जी ने नेग में क्या दूं, यह भी अपनी बेटी से पूछा, तो बेटी ने कहा कि 2 सिक्के दे दीजिए, अब तो काटो तो खून नहीं। रीति को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था कि हर छोटी से छोटी चीज में ननद से क्यों पूछना, क्या वह हमारे घर की मालकिन है। अब तो रोज का ही हो गया। रीति की ननद सुनीता महीने में 15 दिन अपने पति और बच्चों को छोड़कर यहीं पड़ी रहती। हर बात में रोकना टोकना बढ़ते ही जा रहा था। सारा दिन हाथ धोकर रीति के पीछे पड़ी रहती। एक भी काम में हाथ बटाना तो दूर, बस उपदेशों की गाथा हमेशा चालू रहती। ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो, पापा जी के सामने घूंघट करके जाया करो। इतना ही नहीं, शादी के 1 हफ्ते बाद ही सारे गहने लेकर अलमारी में रख दिए। एक गहना भी रीति के पास नहीं छोड़ा। रीति को बुरा तो बहुत लग रहा था, फिर भी वह चुपचाप थी। नई नवेली दुल्हन के कानों में और गले में कुछ तो होना चाहिए। रीति के पिता ने भी सोने का फुल सेट दिया था और उसके ससुराल वालों की तरफ से भी उसे 1.5 सेट मिला था, लेकिन उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह कोई काम वाली बाई हो। धीरे धीरे सुनीता दीदी की दखलंदाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसे रीति का अपनी पसंद का बनाकर खाना या बाहर से मंगवा कर खाना भी पसंद नहीं आ रहा था। जब वह कुछ बाहर से मंगवाती या घर में बनाती तो कहती, जो सब खाएंगे वही तुम भी खाओगे। और जब रीति कहती कि दीदी क्या मैं खाना भी अपनी पसंद का नहीं खा सकती, तो कहती कि रीति ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, तुम फास्ट फूड खाओगी तो मोटी हो जाओगी। रीति का जीना मुश्किल हो गया था। बस सारा दिन नौकरानी की तरह काम करो
और घर में पड़े रहो, न अपने मन का खा सको न अपने मन का पहन सको। कहीं पास पड़ोस में किसी से बात नहीं करने देती। रिश्तेदारों का फ़ोन आता तो टालम टोल कर बात नहीं करवाती। हर समय सास बनकर रीति पर अपना हुक्म चलाती। अभी शादी को 2 महीने ही हुए थे। रीति इस तरह मुरझा चुकी थी मानो शादी को 5-6 साल हो गए हों। रीति अब पूरी तरह से उंधिया चुकी थी। उसका जीना पूरी तरह से मुश्किल हो चुका था। उसने ऋषि से कहा, मैंने पिताजी को फ़ोन कर दिया है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। दीदी की ज्यादतियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। पापा जी भी उन्हें कुछ नहीं कहते, हर समय मुझ पर जुल्म ढाती रहती हैं। ना मुझे चैन से कुछ खाने देती हैं और ना ही पहनने देती हैं। आते ही मेरे सारे गहने रख दिए। कोई नई नवेली दुल्हन के साथ भला ऐसा करता है। मुझे किसी से बात नहीं करने देती, हर वक्त चाहती हैं कि मैं घर की 4 दीवारी में बंद रहूं। ऋषि ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैंने भी देखा है। दीदी को बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं है। अब कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। मैं बस चुप इसलिए था क्योंकि मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा हूँ। आज अगर मैं उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़कर जाऊँगा तो दुनिया भी मुझे बुरा भला कहेगी और उन्हें भी। लेकिन अब बहुत हो गया। मेरा आखिर तुम्हारे प्रति भी तो कोई फ़र्ज है। तुम अकेली इस घर से नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम चलो मेरे साथ, आज पापा से बात कर ही लेता हूँ। पापा, अब बहुत हो गया। आप अपने आंखों पर कब तक पट्टियाँ चढ़ाकर रखेंगे? आपको सही या गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने दिनों से क्या हो रहा है घर में? अब आप यह सोचकर बता दें कि आपको बुढ़ापे में अपने बेटे बहू के साथ रहना है या बेटे की बात सुनकर बसे बसाए घर को उजाड़ना है। तो विशंबर नाथ जी ने कहा, ऐसा क्या हो गया जो तुम इस तरह बात कर रहे हो मुझसे? क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह पूछिए दीदी से। उन्होंने मेरी पत्नी की क्या हालत कर दी है। अरे, इतना बुरा व्यवहार तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता है जो वह मेरी पत्नी के साथ कर रही हैं। आते ही इसके सारे गहने जब्त कर लिए। मेरी पत्नी को देखकर ऐसा लगता है कि कोई काम वाली नौकरानी हो। न मन का खाने देती हैं, ना ही पहनने देती हैं और ना ही किसी से बात करने देती हैं। अरे, उनको तो यह सोचना चाहिए कि नई नवेली दुल्हन सजी संवरी अच्छी लगती है। अगर उनके ससुराल में उनकी ननद भी उनके साथ ऐसा ही करती तो। यह सब सुनकर सुनीता दीदी बोली, मुझे क्या पड़ी है, वह तो घर में माँ नहीं है। उसके लिए पापा ने ही मुझे सब जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। आप इसे जिम्मेदारी निभाना कहती हैं? आप जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी, आप तो जुल्म कर रही थी। खैर छोड़िए पापा दीदी, ज़्यादा बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। जब तक दीदी की दखलंदाजी यहाँ चलेगी, हमारा रहना मुश्किल है। आप मेरी पत्नी के गहने दे दीजिए और सोचकर बता दीजिए। मैं आपको 1 महीने का वक्त देता हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे या नहीं। इतने में रीति के पापा भी आ जाते हैं और कहते हैं कि दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस घर में बेटियों की चलती है वो घर कभी नहीं बसते। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा जरूर कि आप गलत कर रहे हैं या सही। समधी जी, आप यहाँ अचानक? अचानक नहीं, मेरी बेटी ने मुझे बुलाया है। मैं तो बहुत पहले ही आना चाहता था, पर मेरी बेटी ने मुझे रोक दिया क्योंकि हमने अपने बच्चों को संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि वो जब तक पानी सर से ऊपर ना हो जाए बर्दाश्त करते हैं। आप लोगों ने मेरी बेटी की क्या हालत कर दी है सिर्फ 2 महीने में। हमारे घर में भी बहू है, लेकिन हमारा भगवान जानता है, हमने हमेशा उसने अपने बेटी ही माना है। आपने तो बहू को बेटी समझना तो दूर, उसे बहू भी नहीं समझा, उसे बिल्कुल नौकरानी बनाकर रख दिया। मुझे तो शर्म आती है समझ लीजिए आपकी सोच पर। खैर छोड़िए, आपसे कुछ आशा करना ही बेकार है। रीति बेटा चल, जल्दी से अपनी पैकिंग कर ले, मैं तेरा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। तब ऋषि ने कहा, पापा आप मुझे साथ नहीं ले जाएंगे? तो हरीश जी ने कहा, क्यों नहीं बेटा, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारी बेटी को इतना अच्छा पति मिला है जो उसके सुख दुख में उसके साथ है। तो पापा जी बस 10 मिनट का वक्त दीजिए, सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं बेटा भी आपके साथ चलेगा। ठीक है बेटा। ऋषि अपने पिता से, पापा मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप दीदी को घर का प्रधान बनाकर घर को तोड़ेंगे या अपने बेटे बहू के साथ रहेंगे? तो विशंबर नाथ जी ने कहा कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मेरी पत्नी के गहने दे दीजिए। तो विशंबर नाथ जी ने अपनी बेटी से कहा कि बहू जो अपने मायके से लाई थी वो ऋषि को दे दो। तो ऋषि ने कहा कि सिर्फ मायके वाले ही क्यों, ससुराल वाले क्यों नहीं? तो विशंबर नाथ जी ने कहा, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, कहाना नहीं मिलेंगे। तो ऋषि ने कहा, ओह ये आग भी दीदी की लगाई हुई होगी। खैर छोड़िए, जब भी आपको लगे कि आपने गलत किया अपने बेटे बहू के साथ
और आपको प्रायश्चित करना हो तो हमारे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। चलता हूँ। यह कहानी नहीं, हकीकत है। अक्सर बहुत से घरों में ऐसा होता है जहाँ बेटियों की चलती है, जिसके कारण घर टूट जाते हैं। माता पिता को हमेशा यह सोचना चाहिए कि काम हमारे बहू बेटे ही आएंगे, इसलिए उनके साथ संबंध प्रेम पूर्वक बनाए रखें, न कि बेटी के बहकावे में आकर बिना किसी कारण बेटे बहू के साथ ज्यादती करनी चाहिए। साथ ही घर के बड़ों को सही गलत पहचानना आना चाहिए, क्योंकि बेटी और बहू दोनों का मान बनाए रखना उनकी ही जिम्मेदारी है। दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व परिजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।